आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जो कि है भारत में राष्ट्रवाद, और ये इसका भाग 3 है। और इस भाग में हम पढ़ेंगे उन अलग अलग समुदायों के बारे में जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, उन्होंने कैसे इस आंदोलन को देखा और कैसे उसमें भागीदारी करी उसके बारे में। साथ में हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा की घटना के बारे में और साइमन कमीशन के बारे में। देखते हैं चैप्टर में क्या है। सबसे पहले शहरों में असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ना है। तो जो असहयोग आंदोलन था वो शुरू किया था जो शहरों में रह रहे थे मध्यम वर्ग के लोग, उनके द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जो हज़ारों बच्चे थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के जो स्कूल थे उस वक्त छोड़ दिए थे, क्योंकि उनसे कहा गया था कि बहिष्कार करना है विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कार्यालयों का। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकारी स्कूल छोड़ दिए थे। शिक्षकों ने, हेडमास्टरों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वकीलों ने भी अदालतों में जाना छोड़ दिया था, उन्होंने बहिष्कार किया था काम का। अधिकतर जो प्रांत थे वहाँ पर भी जो परिषदीय चुनाव हो रहे थे उनका बहिष्कार किया गया, सिवाय मद्रास की, जहाँ पर जस्टिस पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया था। उस वक्त वहाँ पे जस्टिस पार्टी थी भारत की तरफ से, तो उसने वहाँ पे भाग लिया था। और ये जो जस्टिस पार्टी थी वो गैर ब्राह्मणों की पार्टी थी। उन्हें लगा कि अगर वो काउंसिल में, सरकार में आ जाते हैं तो उन्हें कुछ अधिकार मिल जाएंगे, कुछ शक्तियाँ मिल जाएंगी, इसलिए जस्टिस पार्टी ने मद्रास में चुनाव में भाग लिया था। नहीं तो अधिकतर जो जगहें थी वहाँ पर परिषदीय जो चुनाव हो रहे थे उनका बहिष्कार किया गया था। लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे उसका बहिष्कार किया, उसकी होली जलाई। बहुत से जो विदेशी कपड़े थे जिन जिन के पास, उन्होंने अपने कपड़े जला दिए। और जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब होता है कि ये एक तरह का विरोध या प्रदर्शन होता है जिसमें किसी भी दुकान या फिर फैक्ट्री या दफ्तर के अंदर जाने का जो रास्ता होता है उसे रोक लिया जाता है। अब इससे हुआ क्या कि जो विदेशी कपड़े के बहिष्कार से क्या हुआ कि क्योंकि लोगों ने विदेशी कपड़ा जो था वो ख़रीदना ही छोड़ दिया था, उन्होंने उसकी होली जला दी थी। तो जब उन्होंने विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया तो ब्रिटिश सरकार का जो आर्थिक पक्ष था उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो विदेशी कपड़े का आयात हो रहा था, जो मतलब विदेश से कपड़ा भारत में आ रहा था, वो 1921 और 1922 में लगभग आधा हो गया था। जितना अभी तक आ रहा था देश में उससे बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि लोगों ने इस वक्त खादी पहनना शुरू कर दिया था जो भारत में ही बनाया जाता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि शहरों में ये जो आंदोलन था वो कुछ कारणों से थोड़ा धीमा पड़ने लगा था। पहला कारण था कि जो खादी था वो विदेशी कपड़े की तुलना में बहुत ज़्यादा महंगा हुआ करता था और गरीब जो थे उसे खरीद ही नहीं सकते थे, और इस कारण वे लंबे समय तक जो विदेश से जो मिल निर्मित कपड़े होते थे उसका वो बहिष्कार नहीं कर सके। दूसरा कारण था कि आंदोलन को सफलता दिलाने के लिए जो भारत में वैकल्पिक संस्थान थे जिनकी ज़रूरत थी, उस वक्त भारत में इन संस्थानों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी, यानी कि भारतीय जो स्कूल कॉलेज थे वो थे ही नहीं। तो इसलिए थोड़े समय बाद ही जो विद्यार्थी थे और जो शिक्षक थे और जो वकील थे उन्होंने ब्रिटिश संस्थान में वापस जाने का निर्णय ले लिया और फिर से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो ये शहरों में जो आंदोलन हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया। अब आगे बढ़ते हैं उन किसानों के बारे में और उन आदिवासियों के बारे में जिन्होंने असहयोग आंदोलन को एक किस तरह से देखा, क्या उनका मत था उसके बारे में। तो हो क्या रहा था कि अवध एक प्रांत था उस वक्त ब्रिटिश सरकार में, तो वहाँ पर जो बाबा रामचंद्र थे, अवध में जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया था। ये जो बाबा रामचंद्र थे वे पहले फिजी में एक गिरमिटिया मज़दूर के तौर पर काम कर चुके थे, और वहाँ पर भी उन्होंने जो गुलाम भारतीय मज़दूर थे उन्हें इकट्ठा किया था और उनके लिए संघर्ष किया था। गिरमिटिया मज़दूर वो लोग होते हैं जिन्हें किसी अनुबंध के तहत
दूसरे देशों में काम करने के लिए भारत से लेके जाया जाता था। और ये जो मज़दूर हुआ करते थे वो या तो वहाँ पे खेतों में, बागानों में काम करते थे, क्योंकि उस वक्त आपको याद है कि जो अंग्रेज़ सरकार के हम लोग ग़ुलाम हुआ करते थे, तो उनकी हर बात माननी पड़ती थी। इसीलिए इन मज़दूरों को, इन लोगों को, जो भारत के ही दक्षिण भारत के कई लोग थे और उत्तर प्रदेश के भी कई लोग जो थे, उन्हें गिरमिटिया मज़दूर के तौर पर जो दूसरे उपनिवेशी देश हुआ करते थे वहाँ पर काम करने के लिए गिरमिटिया मज़दूर के तौर पर उन लोगों को लेके जाया जाता था। तो जो ये किसानों का आंदोलन था वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तो कम था, लेकिन जिन ज़मींदारों के यहाँ वो काम करते थे उनके ख़िलाफ़ ज़्यादा था, क्योंकि जो ज़मींदार थे वो किसानों को बहुत अधिक परेशान करते थे। जैसे कि उन पर तरह तरह के वो लगान लगा लिया करते थे, कर वसूलते थे। तो इस वजह से कई बार किसानों को बिना पैसा या पारिश्रमिक दिए भी जो ज़मींदार थे वो काम करवाते थे, यानी कि वो लोग बेगार करवाते थे इन किसानों से। तो इन सब के विरोध में जो किसान थे उन्होंने कुछ मांगे रखी थी, जैसे कि उनका लगान कम कर दिया जाए, बेगार को समाप्त कर दिया जाए और शोषण कर रहे जो ज़मींदार थे उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जैसे ज़मींदार का विरोध करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नाई, धोबी, इस तरह की जो सुविधाएं था उन लोगों को देना बंद कर दी। कहा कि ये सुविधाएं अब ज़मींदारों को नहीं दी जाएंगी। ये लोग ज़मींदारों पर हमले भी करने लगे थे और बाज़ारों को ये लोग लूटने भी लगे थे। अब बात करते हैं आदिवासियों की। जो अधिकतर आदिवासी थे वो लोग अपनी जो ज़रूरतें थी दैनिक वस्तुओं की या दैनिक जो भी उनके उपयोग में चीज़ें आती थी उन सब की ज़रूरतों को वो लोग पूरा करते थे वनों से। तो अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया कि उस वक्त उन्होंने कानून बना दिए, वन संबंधी कुछ कानून बना दिए, जंगल संबंधी कुछ कानून बना दिए। अब इस वन नीति के जो तहत जो आदिवासी थे उन लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लग गई। तो अब क्या था, उनको जो पाबंदियां उन लोगों के हिसाब से लगी थी, कानून के हिसाब से, तो जैसे कि वो अब जंगलों में अपने मवेशी नहीं चरा सकते थे और वो ना ही जंगल से जलावन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते थे और ना ही फल बीन सकते थे। कह सकते हैं कि जो जंगल थे वो आदिवासियों के लिए बंद हो चुके थे। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ सरकार उनसे बेगार करवाती थी। बेगार मतलब आपको पता है कि बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाना। तो जैसे बेगार करवाने के लिए वो लोग क्या करते थे कि सड़क निर्माण के कार्यों में आदिवासियों को लगाए जाते थे या फिर और कोई काम थे जिसमें आदिवासियों को लगा दिया जाता था। और ये जो आदिवासी लोग थे, गांधी जी से बहुत ज़्यादा ये लोग प्रभावित थे और स्वराज प्राप्ति के लिए इन्होंने भी कई तरह के युद्ध चलाए। एक इनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता था गोरिल्ला युद्ध, जहाँ पर ये छिप कर एक साथ अटैक करते थे अपने दुश्मनों पर। तो एक तरह का ये जो गोरिल्ला युद्ध था ये लोग चलाते थे और गांधी जी को थोड़ा बहुत सहयोग ये लोग कर रहे थे इस तरह से। फिर आगे बात करते हैं बागानी मज़दूरों के बारे में। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वे मज़दूर हुआ करते थे जो बागानों में काम करते थे। बागान क्या होता है कि एक बहुत बड़ा भूखंड होता है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। बहुत बड़े भूखंड में फसलें उगाई जाती हैं और इस फसल को ये लोग बेचने के लिए या निर्यात के लिए इन फसलों का इस्तेमाल किया जाता था और इस भूखंड में बहुत लोग काम करते थे। तो बागानी मज़दूर जो थे उनके लिए आज़ादी का मतलब होता था कि बागानों में वे आज़ादी से आ जा सकें, क्योंकि वहाँ क्या था कि इन जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने इन बागानी मज़दूरों को वहीं बंद करके रखा था चार दीवारी के अंदर। उस बागान की चार दीवारी के अंदर इन्होंने बंद कर रखा था। इनका ये भी मांग थी कि वो अपने गांव से संपर्क बना सकें, संपर्क बनाए रखें। 1859 के एक इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत कोई भी जो बागानी मज़दूर था उसे बग़ैर इजाज़त बाहर जाना अनुमति नहीं दी जाती थी। बाहर जाने की, बागान के बाहर जाने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाती थी। जब जो ये बागानी मज़दूर थे उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हज़ारों जो मज़दूर थे उन्होंने बागानों की नौकरी छोड़कर वापस अपने गांव जाने का फ़ैसला कर लिया।
क्योंकि मज़दूरों को लगता था कि अब गांधी जी आ गए हैं, गांधी राज आने वाला है, तो उन्हें अपने गांव में ही ज़मीन मिल जाएगी और उन्हें कहीं बाहर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये था अलग अलग समुदायों का आंदोलन के प्रति प्रतिक्रिया। और धीरे धीरे जो असहयोग आंदोलन था उसने जो हिंसात्मक रूप था वो लेना शुरू कर दिया। तो ऐसी ही एक घटना हुई थी उस वक्त, चौरा चौरी की घटना। तो ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को, और ये हुई थी उत्तर प्रदेश में, एक गोरखपुर ज़िला है, वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है चौरी चौरा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे प्रदर्शनकारी, उन्होंने एक जुलूस निकाला था, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो समूह था उस वक्त जुलूस का, उनके बीच में और जो पुलिस वाले थे उनके बीच में थोड़ा झड़प हो गई। तो जो जवाबी कार्रवाई में जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी थी, पुलिस थाना जो था, उसमें आग लगा दी। और उस वक्त उस थाने में करीब 22 पुलिस कर्मचारी थे जो उसी में पुलिस चौकी में जलकर मर गए थे। तो इस दुर्घटना से जो गांधी जी थे उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा लगा, और उन्होंने जो ये असहयोग आंदोलन था उसको स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। और गांधी जी के इस निर्णय का बहुत से लोगों ने विरोध भी किया। जो कांग्रेस उस वक्त एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल था, तो उसके कई नेताओं ने गांधी जी के इस फैसले का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया। अब इसके बाद है सविनय अवज्ञा की ओर। जब 1922 में ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, तो बहुत से कांग्रेस के नेता ऐसे भी थे जो इस तरह के आंदोलनों से थक चुके थे। अब वो चाहते थे कि भारत की जो राजनीति है उसमें जब चुनाव होते हैं, परिषदीय चुनाव होते हैं, वो उसमें प्रवेश करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनाए गए थे। तो उनको लगता था कि परिषद में रहकर ही वे ब्रिटिश सरकार की नीतियां हैं उसका विरोध कर पाएंगे और बदलाव के लिए लड़ पाएंगे। तो ऐसे में जो CR दास, चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। फिर दो तत्वों ने जो 20 का दशक था उसके आखिरी सालों में भारतीय जो राजनीति थी उसकी रूपरेखा तय कर दी, जिसमें से एक महत्वपूर्ण था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर में नहीं, दूसरा अगला जो इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, जो 1926 में क्या हुआ था कि कृषि उत्पादित जो थे उनकी कीमतें गिरने लग गई थी, और कृषि उत्पाद की मांग गिरने लग गई, तो इस वजह से निर्यात भी कम होने लगा। किसान को अपनी फसल बेचना और लगान चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पूरे देश की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और दूसरा जो इसमें तत्व था वो था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन था, ये ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक कमीशन बनाया था जिसका नाम रखा था साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था इसका नेतृत्व कर रहे थे या अध्यक्ष इसके थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा गया था, सर जॉन साइमन के नाम पर ही। और ये जो कमीशन था वो भारत में 1928 को आया था। तो कमीशन जो था वो कुछ लोगों का आधिकारिक समूह था, इनको बनाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और जिन्हें कुछ चीज़ों पर नियंत्रण या जिम्मेदारी या जानकारी लेने की जिम्मेदारी दी जाती है, उसी को हम कमीशन कहते हैं। कि कुछ लोगों का आधिकारिक समूह जिन्हें कुछ चीज़ों पर नियंत्रण या जानकारी लेने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो साइमन कमीशन को भी ऐसी एक जिम्मेदारी दी गई थी। तो साइमन कमीशन को भारत में भारत की राजनीति का अध्ययन करना और भारत के लिए जो संविधान बनने वाला था उसके बारे में सुझाव देना था। यहाँ की राजनीति के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के बाद भारत का जो संविधान बनना था उसके बारे में इन्हें सुझाव देने थे। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, और जितने भी सदस्य थे वो सबके सब ब्रिटिश के ही थे, मतलब इसमें कोई भी भारतीय जो था उसे स्थान नहीं दिया गया था। जब ये दल भारत पहुंचा था 1928 में,
तो भारतीय जनता ने इसका स्वागत किया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक करके जगह जगह पर साइमन कमीशन को झंडे दिखाए गए थे काले रंग के विरोध करने के लिए। इनसे बोला गया था कि साइमन वापस जाओ, इस तरह के नारे लगाए गए थे, काले झंडे उन्हें दिखाए गए थे। और जो पार्टियां थी जैसे कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, जितनी भी पार्टियां थी इस साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए वो सबके सब एकजुट हो गए। तो इस विरोध को शांत करने के लिए जो वाइसराय उस वक्त थे लॉर्ड इरविन, अब हुआ क्या कि वाइसराय लॉर्ड इरविन ने जो भारतीय थे, भारत के जो नेता थे उस वक्त, उनके सामने थोड़ा लुभाने वाले प्रस्ताव रखे। जैसे कि उन्होंने ये बोला कि जो अब कुछ समय बाद मतलब यानी डोमिनियन स्टेट का या स्वतंत्र उपनिवेश का उन्हें कुछ समय बाद दर्जा दे दिया जाएगा, कि राष्ट्र को अब स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। पर ये कभी नहीं बताया कि कब स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। और भावी संविधान की चर्चा के लिए एक गोलमेज सम्मेलन उन्होंने बोला कि ये आयोजित किया जाएगा। तो इन प्रस्ताव के द्वारा वो चाहते थे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो समाप्त कर दिया जाए। पर कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने इन सब बातों से वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं हुए। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ था और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। तो और ये भी उस वक्त निर्णय लिया गया कि अब हर साल 26 जनवरी 1930 से अब हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और उस दिन लोगों ने पूर्ण स्वराज के संघर्ष के लिए भी शपथ ली कि अब पूर्ण स्वराज की मांग करी जाएगी और उसी के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। पर बहुत कम लोगों का ध्यान इस ओर गया।